फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है और एक और ज़बरदस्त फेस टू फेस होने वाला है क्योंकि आज के फेस टू फेस में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोग बात करते हैं कि पैसे कैसे बनाते हैं बट लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम सब वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बेटर लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, करेक्ट। तो आज के फेस टू फेस पे एकदम एकदम स्क्रैच से चालू करेंगे और लास्ट तक लेके जाएंगे आपको वेल्थ क्रिएटिंग जर्नी में। तो लास्ट तक देखना है, ये वीडियो छोटा नहीं होने वाला है, लास्ट तक देखना पड़ेगा बिकॉज आज जो गेस्ट है ना उनके साथ में मस्ती भी बहुत होने वाली है, नॉलेज भी होने वाला है और इनको वेल्थ क्रिएशन कैसे होता है इसका बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। सो लेट मी वेलकम माय गेस्ट फॉर टुडे, गुरमीत। हेलो। हेलो विवेक, कैसे? बहुत 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 बढ़िया है और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। आपके वीडियोस देखे हैं यूट्यूब में खूब सारे। वो कपिल शर्मा का एक वो डायलॉग है ना कि आपने सोचा था कि कभी तो मुझे लगता है कि वो एप्लीकेबल हुआ है, तो आई एम अ बिग फैन। तो थैंक यू सो मच आने के लिए। इनफैक्ट थैंक यू सो मच दिल्ली में आने के लिए। मैं दिल्ली आया हुआ हूँ और वन ऑफ द रीजन फॉर मी टू बी इन दिल्ली वाज टू मीट पीपल लाइक यू Thank एंड you. रिकॉर्ड दिस अमेजिंग कॉन्वर्जेशन। सो गुरमीत, आपको फॉलो कर रहा हूँ मैं, ट्विटर स्पेस में आप बहुत एक्टिव है। जो आप बोलते हैं ना मतलब एकदम दिल को लग जाती है कि यार ये बंदा कितना सही बोल रहा है। तो दैट्स हाउ आई गॉट कनेक्टेड विथ यू एंड आई थॉट कि एक फेस टू फेस आपके साथ तो बनता है। लाइकवाइज मैं मतलब आपके वीडियोस फॉलो करता था, थॉट प्रोसेस फॉलो करता था और आप इतने अच्छे अच्छे गेस्ट को लेके आते हैं तो एक बड़ा डाइवर्स कहते हैं ना पर्सपेक्टिव मिलता है। विजय केदिया जी का मुझे याद है जो यूट्यूब वीडियो था, मैं बहुत बहुत सीखा उसमें। तो सीखने को मिलता है और लाइफ मार्केट यही है, जितना सीखते जाएंगे उतना आगे बढ़ते जाएंगे। सही बोल रहे हैं एकदम। तो आपने सीख तो लिया, अब आपको सिखाना भी है लोगों को। बिल्कुल। तो आज एकदम आप क्लासरूम में हैं, ठीक है। आपका जो एक्सपीरियंस है बिकॉज यू हैव वर्कड इन सो मेनी एंटरप्राइजेस, हम लोग जानेंगे आपके बारे में। मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ सिखा सकते हैं लोगों को। कोशिश पूरी होगी। हाँ, तो आप पहले चालू करिए, अपने बारे में बताइए, फैमिली के बारे में बताइएगा। आपने बचपन कैसा था आपका, क्योंकि यू कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली हाँ जी, बैकग्राउंड, हाँ जी। तो दैट कुड हैव बीन अ इजियर कैटेगरी टू कैरी इन इन्वेस्टिंग वर्ल्ड। तो बताइए। तो मैं एक हमारी फैमिली पाकिस्तान से है। पार्टीशन के बाद हम इंडिया आए। पहले बॉम्बे गए, वहाँ काम जमा नहीं। फिर एक छोटी सी जगह थी सागर, मध्य प्रदेश में। वो नाम सागर है, पानी कम होता है वहाँ पे। तो वहाँ सेटल हुए और फादर मेरे हमने बहुत मेहनत करी क्योंकि पाकिस्तान में सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। तो बिल्कुल स्क्रैच से चालू किया और छोटा सा एक दुकान लिया, जिसे हम किराना स्टोर बोलते हैं। धीरे धीरे काम बढ़ाया, एजेंसीज ली, डाबर की, कॉलगेट की, पिडलाइट की। जो मैं ट्विटर पे एफएमसीजी का एक मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन है, वहीं से आता है क्योंकि अपनी दुकान पे खड़े होके काउंटर पे बहुत सामान बेचा है इन सारी चीज़ों का। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल, और बिजनेस फैमिली में तो आपको 6वीं 7वीं से दुकान पे गले पे बिठा देते हैं कि सिखाते हैं। तो कभी सोचा नहीं था कि स्टॉक मार्केट में और एज अ करियर पब्लिक मनी मैनेज करूँगा। तो पढ़ाई लिखाई सागर में ही करी, स्कूल ग्रेजुएशन वहीं पे किया और यही सोचा था कि काम धंधा संभालेंगे। बट मैं चाहता था कि थोड़ा पढ़ लिख लूँ, बहुत जल्दी अपनी दुकान पे बैठना नहीं चाहता था। तो मैंने फादर को बोला मुझे एमबीए करना है। तो एमबीए किया और इंदौर जाने के बाद मेरी लाइफ में काफ़ी चेंज आया। हमने कैट की तैयारी शुरू करी जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो बहुत लोगों से मिला और देखा कि इतना एस्पिरेशन है लोगों में। तो मैंने भी मेरी एजुकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस मेरा एकेडमिक शुरू से अच्छा था। मेरा एनालिटिकल माइंड था, मैथ्स वगैरह अच्छा लगता था मुझे करना। तो एमबीए किया। फिर डिले करने के लिए मैंने सोचा कि नौकरी कर लेता हूँ कुछ टाइम की, और फिर बिज़नेस में जाने को डिले करना था मुझे, क्योंकि सागर छोटा शहर है तो मुझे इंदौर अच्छा लगने लगा था। तो एसीसी सीमेंट हमारे कैंपस में आया और वहाँ पे मेरा प्लेसमेंट हो गया डे ज़ीरो में। ना मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था ना सिविल बैकग्राउंड था। उस दिन सिर्फ मेरा दिन था। वो मे बी वो कहते हैं ऊपर वाले का एक इशारा होता है कि मे बी यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स। तो सीमेंट बेचा खूब 2-3 साल। शॉप पे जाता था, मोटरसाइकिल थी मेरे पास एक, और पंजाब के सारे डीलर्स,
पिंडों में जा के मैं ऑर्डर्स लेता था। मैंने JCT फगवाड़ा मिल्स पे ऑर्डर लिया हुआ है, नाभा पब्लिक स्कूल ACC के सीमेंट से बनाया है। NTPC में बल्क ऑर्डर लिया था जब उनका हिमाचल में प्रोजेक्ट आया था, पंजाब जाता था, तो काफ़ी काम किया वहाँ पे 2-3 साल। तो बिल्डिंग मटेरियल का बहुत अच्छा नॉलेज हुआ मुझे, क्योंकि ज़्यादातर डीलर हार्डवेयर और इस सब के होते थे। बस वो करियर चल पड़ा वहाँ से, फिर HDFC बैंक, फिर धीरे धीरे मार्केट में आया और आज ये है। मतलब एकदम रियल जो एक्सपीरियंस होता है ना, हाँ, काम करने का, बिल्कुल। और फिर उसके बाद बैंक में आ गए, तो बैंक में जाने के कारण तो और भी वो फाइनेंशियल वर्ल्ड का एक एक्सपीरियंस मिल गया। तो मुझे लग रहा है कि आप तो फंड मैनेजर के लिए बने ही थे। हाँ, नहीं बना नहीं था। एक HDFC बैंक का मेरा वो पिन ट्वीट भी है। मेरे को HDFC बैंक में 2004 में ESOPs मिलना शुरू हुए। हाँ, 1200 ESOP दिए थे उन्होंने मुझे 238 रुपये में। अच्छा, 2004 का बता रहा हूँ मैं आपको। उस टाइम पे वो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड पे भी ESOP देते थे। HDFC की बहुत अच्छी ESOP पॉलिसी थी, और हर साल देते थे। अगर आपका रेटिंग 1 आता है, 1 या 2 आता है, तो मुझे 2 साल मिला। 2004 में मिला, 2005 में मिला। और मुझे रिलायंस म्यूचुअल फंड, अब निपॉन हो गया, वहाँ से ऑफ़र आया। 30% सैलरी जम था। 30,000 रुपये सैलरी होती थी तब। तो हम 30 के जब 40 हुए तो हमें लगा कि ये तो बहुत पैसा होता है। तो और शेयर्स की समझ नहीं थी विवेक उस टाइम पे इतना, कि ये शेयर क्या होते हैं। स्पेकुलेटिव बोला जाता था स्टॉक मार्केट को उस ज़माने में, अच्छा नहीं माना जाता था अगर आप उसको। तो हमने वो छोड़ दिया। हमने सोचा ये कितने के शेयर्स होंगे, 1-2 लाख रुपए की अभी वैल्यू है। हमने इनकैश नहीं किया और रिलायंस ज्वाइन कर लिया। मेरा वो HDFC का सब छोड़ दिया आपने? वो हमने छोड़ दिया, और वो मेरे सबसे बड़ी सीख थी। मेरा एक दोस्त है प्रताप, जो अभी भी वहीं पे है, जो मेरे साथ ज्वाइन किया था। अच्छा, उसके पास आज 26 करोड़ के ESOPs हैं माय गॉड, HDFC बैंक में। तो मुझे गलती रियलाइज़ हो गया 3-4 साल बाद, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आ गया था रिलायंस में। तो स्टॉक मार्केट सब मधु केला, सुनील सिंघानिया जी के साथ काम किया रिलायंस में उस ज़माने में। संदीप सिक्का नए CEO बने थे। धीरे धीरे समझ में इक्विटी आने लग गया। फिर मैंने 2009 से 10-10 शेयर HDFC बैंक के महीने के खरीदना शुरू किए, कि मैं पहले अपना वो 2000 शेयर का डेफिसिट भरूं जो छोड़ आया हूँ। और आज तक खरीद रहा हूँ वो 10-10 शेयर। और इस तरीके से मेरी इक्विटी जर्नी जो है स्टार्ट हुई। बहुत इंटरेस्टिंग। और आप बैंकर भी रहे हुए हैं, तो आफ्टर HDFC आई थिंक यू जॉइंड सिटी बैंक। हाँ जी, काफ़ी टाइम वहाँ पर स्पेंड किया। मैं सिटी बैंक में नॉर्थ और ईस्ट का इन्वेस्टमेंट हेड था। तो मैं पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और कलकत्ता, जहाँ से आप हैं, वो टेरिटरी देखता था। काफ़ी कुछ सीखा सिटी बैंक में। मेरी एक्चुअली सबसे ज़्यादा लर्निंग जो हुई वो सिटी बैंक में हुई। वो आपको ना खाली कंटेंट नहीं सिखाता है, बिहेवियर मैनेज करना सिखाता है। ये मुझे समझ में आया, क्योंकि यंग जब हम होते हैं, हम पूरा फोकस कॉन्सेप्ट्स पे, नंबर्स पे करते हैं। इम्पॉर्टेंट है, हाइजीन है, बट आपका टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए। जब आप क्लाइंट के साथ बैठे हैं तो उससे क्या बात करनी चाहिए, उसका बिहेवियर कैसे मैनेज करना है, अपना बिहेवियर कैसे मैनेज करना है, ये वहाँ सीखा। और मैं ये मानता हूँ कि इस देश में अगर 2 अच्छे सबसे ट्रेनिंग ग्राउंड है, अगर आपको फाइनेंशियल सर्विस करना है, वो HDFC और सिटी बैंक है। इसमें कोई शक नहीं है। सही है। तो इसीलिए दोस्तों आपको अब पता लग गया होगा कि वाई आई थिंक ही इज़ द बेस्ट पर्सन, बिकॉज वो कहते हैं ना, घाट घाट के पानी पिया हुआ है। तो अब चलते हो प्रोसेस पे। हाँ, तो क्योंकि आप इतना पैसा मैनेज कर रहे हो, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ मनी यू आर मैनेजिंग राइट नाउ? लगभग 2000 करोड़ हम मैनेज करते हैं। माय गॉड, दैट्स अ बिग अमाउंट। तो और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो दूसरों की पैसा मैनेज करना इज फार टफर देन खुद का पैसा मैनेज करना। तो जब आप इन्वेस्टिंग डिसीजन लेते हैं किसी के लिए भी, और मैं सिर्फ अभी इक्विटी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कुछ भी बात कर रहा हूँ, कि सपोज कोई आया आपके पास में कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, तो आपका क्या सोच रहता है, क्या क्वेश्चंस रहते हैं उसको? एक राधिका जी हैं जो एडलवाइस की CEO, उनका एक बहुत अच्छा डायलॉग है जो मेरे दिमाग में बहुत एनग्रेन्ड है। पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल एंड लेस फाइनेंस। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर इंडिविजुअल यूनिक है। तो कोई भी फॉर्मूला टेलर मेड नहीं है। आपके ब्रॉड गाइडिंग प्रिंसिपल्स और रूल्स हो सकते हैं कि हमें ऐसे करना है। तो इंडिविजुअल को समझना और इंडिविजुअल को अपने आप को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको लगता है वो इक्विटी क्लाइंट्स हैं, लेकिन उनका टेम्परामेंट नहीं होता है वोलेटिलिटी का। सिमिलरली कुछ क्लाइंट्स कंजर्वेटिव होते हैं, बट उनके पास टाइम होराइजन बहुत होता है, 5 साल 10 साल का। तो थोड़ा सा क्लाइंट को उस
तरीके से बात करना, अपने आप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट्स के लिए कि मुझे क्या, मेरा ये मानना है कि पहला रूल फाइनेंशियल प्लानिंग है कि रात को नींद अच्छी आनी चाहिए। कि आप इन्वेस्टमेंट्स क्यों कर रहे हैं, आप एसेट्स क्यों क्रिएट कर रहे हैं कि आप आगे जाके फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकें। लेकिन अगर आप रोज SGX निफ्टी देख रहे हैं रात को, फिर देख रहे हैं दिन में डाउ फ्यूचर्स ऊपर नीचे हो गए, आज FI ने ये कर दिया वो कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप पूरा पर्पस डिफीट हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जर्नी और गोल दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर जर्नी पेनफुल है तो गोल अचीव होगा नहीं, आप बीच में लड़खड़ा जाएंगे। तो पहला हम जो स्टेप लेते हैं वो एसेट एलोकेशन लेते हैं। हम इन्वेस्टर से समझते हैं कि आप अल्टीमेटली चाहते क्या है, मतलब मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, मैं पैसे लगा रहा हूँ, पैसे लगाने का एक ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है। फिर हम उसके बकेट्स बनाते हैं कि कितना पैसा आपको किस माइलस्टोन पे चाहिए। तो 2 साल 3 साल में अगर मुझे घर लेना है तो मुझे कितना पैसा चाहिए, गाड़ी लेनी है, मेरे को 5 साल बाद कितना पैसा चाहिए, मेरे को रिटायरमेंट में कितना चाहिए, चिल्ड्रन, तो हर सबके अपने अपने गोल हैं। किसी को फॉरेन वेकेशन, आजकल नया ट्रेंड है कि साल में एक बार मुझे एक एग्जॉटिक या हाई एंड कुछ चीज़ लेनी है, तो हम उसको बकेट करते हैं और फिर बकेटिंग के हिसाब से हम उसमें फिटमेंट करते हैं। और इसलिए हम बहुत निश तरीके से मैनेज करते हैं, हम मास पैसा नहीं मैनेज करते हैं। तो हम मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपको पर्सनल अटेंशन देना क्लाइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ये इसको कमर्शियल कर देते हैं और मास स्केल पे कर देते हैं तो फिर आप एक सेलर बन जाते हैं। आप सबको एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं कि चलिए मार्केट ठीक नहीं है तो बैलेंस एडवांटेज करते हैं, तो सबको बैलेंस एडवांटेज दे देंगे आप, वो तरीका सही नहीं है। और उस हिसाब से हम फिर उसको प्रोडक्ट देते हैं। तो मुझे लगता है ये जो डिबेट है विवेकना मार्केट में कि म्यूचुअल फंड अच्छा है, कि PMS अच्छा है, कि डायरेक्ट स्टॉक अच्छे है, ये बकवास डिबेट है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर मैं दिन में 3-4 घंटे रिसर्च कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम है मार्केट को, ये फुल टाइम जॉब है। आप किसी को सुन के टीवी में स्टॉक्स नहीं खरीद सकते हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं आपका, तो आप डायरेक्ट इक्विटी ज़्यादा लीजिए, आपका इंटरेस्ट है। आपके पास बिल्कुल ही समय नहीं है, आप नौकरी में व्यस्त हैं और आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको ज़्यादा पैसिव होने की ज़रूरत है, आपको एडवाइज़र चाहिए, म्यूचुअल फंड ज़्यादा होना चाहिए। तो ये एक कॉम्बिनेशन वर्कआउट करना होता है। जैसे आप ये कंपटीशन से बाहर आ जाएंगे कि मुझे इसको बीट करना है, मुझे इसको बीट करना है, बेस्ट करना है, पहली जर्नी वहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, गलती कम करनी है। गलती होगी गलती कम करनी है तो ऐसा कुछ नहीं करना कि एक्सीडेंट हो। तो रिस्क से स्टार्ट करिए, रिटर्न से मत स्टार्ट करिए। अगर रिस्क से स्टार्ट करेंगे तो रिटर्न आ जाता है। बहुत सही। तो बात में आपने गोल का डेफिनेशन कर दिया कि हर इंडिविजुअल का गोल्स होते हैं जो उसको पेन डाउन करना चाहिए। तो अगर मैं फाइनेंशियल एसेट्स को गोल्स के साथ में मैप करूं तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरा गोल है 5 साल बाद मुझे X करोड़ रुपए चाहिए, तो मुझे बच्चों का ये करना है वो करना पड़ेगा, और मुझे 15 साल बाद ऑब्वियसली X से ज़्यादा चाहिए क्योंकि मेरा कुछ एक्सपेंडिचर जो 15 साल बाद बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर आने वाला है। तो मैं किस टाइप के एसेट क्लास के साथ में अपने गोल को मैप करूं? बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक ये एक्चुअली क्रक्स है सारी प्लानिंग का, फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो हम ये बोलते हैं कि जो भी गोल शॉर्ट टू मीडियम टर्म है, जैसे हम बोलते हैं कि एक हम उसे बोलते हैं 3 साल तक, एक हम बोलते हैं 5 साल तक, उसमें थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहने की ज़रूरत है। ओके। तो उसमें आप एग्रेसिव मत होइए, उसमें आप 12-15% मत चेस करिए। एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है, तो वो अवॉइड करना है। इंडिया में एक अच्छी चीज़ है कि इंडिया में फिक्स इनकम रिटर्न भी अच्छा आता है विवेक। लोग इसको इतना इग्नोर कर देते हैं। आज आप देखिए 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड 7.5% है। आप हिस्टोरिकली देखिए, कभी भी गवर्नमेंट बॉन्ड अगर 7.5-8% आया है पिछले 20 सालों में, अगले 3 साल का रिटर्न डेट फंड कभी 8-9-10% आता है, क्योंकि साइकिल चेंज होती है। 7.5-8% पीक रेट पे आता है और फिर धीरे धीरे नीचे आता है। तो फिक्स इनकम की अगर आप एवरेज रिटर्न निकालेंगे एक GSEC फंड का, अगर आपका व्यू 3 साल है तो रिटर्न 7-8% है, और इंडेक्सेशन के साथ 7-8% पोस्ट टैक्स है। तो ये जो आपके 3-5 साल वाले बकेट है, इनको ज़्यादातर मुझे लगता है कि फिक्स इनकम, अब रीट आ गए, जैसे रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आ गया है, जिसमें आपको एक तरीके से कमर्शियल प्रॉपर्टी का म्यूचुअल फंड है वो, कि आप यूनिट्स खरीद सकते हैं, उसमें आपको जो रेंट होता है वो पास थ्रू होता है, 6%-7% का उसमें यील्ड आता है। तो ज़्यादातर कॉन्जर्वेटिव इनकम यील्डिंग एसेट्स होने चाहिए शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए। और जो 5 साल के ऊपर का है, वहाँ पे 2 ही एसेट क्लास हैं जो आपको इन्फ्लेशन बीट कर सके। वहाँ इन्फ्लेशन बीट करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपने जैसे बोला हम ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, है ना, क्योंकि अगर मेरे खर्चे ज़्यादा पेस पे बढ़े, जैसा आपने बोला, और मेरा रिटर्न नहीं बढ़ रहा है, तो मैं सिर्फ कैलोरी बर्न कर रहा हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि इक्विटी और जो रियल एस्टेट है
वो ही बीट कर सकता है। इक्विटी मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा एसेट क्लास है और थोड़ा सा ओनर की तरह सोचना चाहिए। हम ये फिर से रिटर्न में फंस जाते हैं। मैं हमेशा इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ कि 11-12% के लिए एडवाइज़र की ज़रूरत ही नहीं है, इंडेक्स ले लीजिए। करेक्ट। आप देखिए निफ्टी सेंसेक्स है आज 520 गुना हो गया है। हम फिर भी पूछते हैं मार्केट कैसा लग रहा है ना? तो आपको कैसा लग रहा है वो इम्पोर्टेंट है। मार्केट तो ठीक ही लग रहा है, पिछले 40 साल में ठीक था आगे भी कुछ ठीक ही रहेगा। दूसरा मैंने विवेक ना, मैंने आपको अपने बैकग्राउंड बताया। मैंने जब 2002 में था तो टेक बबल हुआ, तो मार्केट गिर गया। 2004 में वाजपेयी साहब इलेक्शन हार गए, तो 3 दिन लोअर सर्किट लगा। 2006 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो सेंसेक्स 12 का 8800 आ गया। 2008 सबको पता है, लीमन और ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस। 2011 में पिग्स इकोनॉमी, आपको याद होगा, पोर्चुगल, इटली, ग्रीस डिफॉल्ट करने वाले, यूरोजोन क्राइसिस। 2013 फेड टेपर, रुपये 53 का 68 रुपये हो गया था। 2016 में डीमोनेटाइजेशन हो गया। 2018 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, वो क्लासिफिकेशन चेंज हो गया। 20 में कोविड हो गया। अभी रशिया, हर 2-3 साल में कुछ गलत होता है, कुछ तो होता ही है और ये मार्केट परेशान करता है, नाम बदल जाता है। तो ये आखिरी करेक्शन नहीं है, ऐसा आता रहेगा। बट जो गलत हो सकता था हुआ है हिंदुस्तान में। उसके बावजूद हमारी एक नॉमिनल ग्रोथ है 11-12-13% की, जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। मुझे नहीं लगता उसमें कुछ बदलने वाला है। तो वो लॉन्ग टर्म एसेट्स को आप डालिए, कुछ इंडेक्सिंग करिए, और कुछ ओनर की तरह, अगर आप स्टॉक को ओन, आप शेयर होल्डर हैं, आप उसको लीज से या रेंट पे नहीं ले रहे हैं शेयर को। तो आज क्या, अगर रिलायंस का भाव गिर गया, गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगाया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मुकेश अंबानी अपना स्टेक थोड़ी बेच रहा है ना, वो तो और इन्वेस्टमेंट कर रहा है। या आज एचडीएफसी नहीं चला 2 साल से, 3 साल से, और मर्जर हो रहा है। मैं दीपक पारेख जी का इंटरव्यू देख रहा था, वो कहते हैं मुझे 30 साल में इतना होम लोन और हाउसिंग का रिवाइवल नहीं दिखा जो अब दिखता है। जो बिजनेस में 30 साल में से है, वो इस उम्र में इतना बुलिश है। मैं इन्फोसिस का एजीएम अटेंड कर रहा था, नंदन निलेकनी ने बोला कि मैं सैलरी नहीं लूँगा एज अ चेयरमैन, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया तो बड़ा टर्बुलेंट टाइम था, और एज अ फाउंडर मुझे लगता है मेरा काम था स्टेबलाइज करना। ये मैं तो अगर आपको ऐसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस कॉर्पोरेट लीडर्स दिख रहे हैं सामने, और वो टेम्पररी पीरियड से हैं, अभी टेम्पररी पीरियड है इनका, तो अगर मैं शेयर होल्डर हूँ तो मैं उसका एक पार्ट ओन कर रहा हूँ उस बिजनेस का, तो मुझे उसमें अपना पार्ट बढ़ाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, जिसे मैं एक्यूमुलेशन बोलता हूँ, क्वांटिटी कॉल बोलता हूँ। तो जो 5 साल की ऊपर की कैटेगरी है, उसमें आप इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, इनका एक बकेट बनाइए, एडवाइजर की हेल्प लीजिए अगर आपसे खुद नहीं होता है, और ओन करिए बिजनेस को। आप इंडिया का अच्छी कंपनीज को कितना ओन कर सकते हैं, वो गोल होना चाहिए, रादर देन क्या परफॉर्मेंस है, कितना ऊपर नीचे चलता रहता है। सही है। तो अब ये कंपनीज ओन करने पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि 3 कैटेगरी ऑफ कंपनीज हो गए। एक लार्ज कैप हो गया, जिसमें अपने को रिस्क सबसे कम परसीव होता है। फिर मिड कैप हो गया, जो शायद मैच्योर होकर लार्ज कैप बन जाएंगे, तो हम चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। और एक स्मॉल कैप हो गया, और पेनी स्टॉक छोड़ देते हैं। हाँ, उस पर चर्चा ही नहीं करते। बिल्कुल। तो अगर मुझे एलोकेशन करना है, तो मैं 40 साल का हूँ, 30 साल वाला अलग तरीके से एलोकेशन करेगा, 50 वाला अलग तरीके से एलोकेशन करेगा। तो उस पर कुछ एक फॉर्मूला बना सकते हैं? देखिए, ब्रॉड हम एक, जैसे मैंने बोला, गाइडिंग प्रिंसिपल है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं है। हम बोलते हैं कि 40-40-20 बोलते हैं हम। अच्छा। और वो म्यूचुअल फंड के लिए बोलते हैं। तो हम बोलते हैं भाई 40% इंडेक्स या लार्ज कैप फंड लीजिए, 40% आप मल्टी कैप या फोकस फंड ले लीजिए, और 20% आप मिड और स्मॉल कैप लीजिए। कोई बहुत एग्रेसिव है, यंग है, तो उसको 40-30-30 भी कर सकते हैं, या 50-50 भी कर सकते हैं। मेरा पर्सनल जो है, मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक फॉर्मूला है, जैसे हम इंग्लिश में कोर सैटेलाइट बोलते हैं, हिंदी में दाल और दाल का तड़का बोलते हैं। तो हम बोलते हैं जो कोर पोर्टफोलियो है, वो होना चाहिए अच्छी कंपनी जो मार्केट लीडर्स हैं। लार्जली बायसनेस होगा लार्ज कैप का। अब जैसे सबसे बड़ी डिपॉजिटरी सीडीएसएल है, तो वो लार्ज कैप नहीं है, नंबर 1 डिपॉजिटरी है, 70% मार्केट शेयर है। इंडिया की नंबर 1 टाइल कंपनी मिड कैप है। इंडिया की नंबर 1 केबल्स एंड वायर कंपनी पॉली कैप जो है 28,000 करोड़ मार्केट कैप है, मिड कैप है। तो उसमें आप कोर में आप मार्केट लीडर्स, और जिसका एक कॉम्पिटिटिव एज है, जिन्होंने मार्केट में साइकिल्स देखी हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड है। कभी कोई एक फिल्टर है जो भरत शाह बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, वो कहते हैं अगर आप ROE 15% लगा दीजिए,
तो 6000 लिस्टेड स्टॉक में से 250 रह जाते हैं। Correct ये उनका है। एक बड़ा अच्छा फिल्टर है। तो वो कहते हैं हाँ। अगर आप धंधा कर रहे हो 15% भी नहीं बना रहे हैं तो आप धंधा कर क्यों रहे हैं? तो एलिमिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस धंधे में। मतलब व्हाट नॉट टू डू ना डिस्कस होता नहीं है। हाँ, तो हाँ। वो अगर आपने एलिमिनेशन कर लिया तो गलतियां कम करते करते आप तो कोर पोर्टफोलियो आप जो है वो 70-75% रख सकते हैं। ओके। हाँ, और ये वो पोर्टफोलियो है जो मेरे हिसाब से बाय एंड फॉरगेट है, बट बीच में रिव्यू करते रहिए। गलतियां होंगी उसमें भी, आपसे कोई स्टॉक गलत हो जाएगा, कोई आपका या फंड गलत हो जाएगा, उसको रिव्यू कर लीजिए। दूसरा हम सैटेलाइट बोलते हैं, जिसे हम दाल का बोलते हैं तड़का दाल में, है ना, कि दाल का स्वाद बढ़े, पर दाल नहीं खराब होनी चाहिए। उससे आपका थोड़ा स्वाद बढ़ेगा, थोड़ा सा रिटर्न बढ़ेगा, और उसमें आप थोड़ा और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आप थोड़ा सा स्टडी करके, अगर आप बहुत नॉलेज नहीं है तो स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स ले सकते हैं। थोड़ी अगर आपको नॉलेज है, रिसर्च करके आप अच्छी कंपनी दे सकते हैं जो अभी थोड़ा क्योंकि हर लार्ज कैप पहले एक स्मॉल या मिड कैप ही था, तो आप थोड़ा कर सकते हैं, बट तभी करिए जब आपके पास रिस्क एपेटाइट भी है उसको, क्योंकि उसमें आप ये मान के चलिए कि वहाँ पे वॉलिटिलिटी ज़्यादा होगी, आप पूरा पैसा भी लूज कर सकते हैं। बट 25% ही कर रहा हूँ ना मैं। 20-25% मेरे हिसाब से अच्छा है। तो मैं रिस्क लूंगा ही नहीं, तो फिर स्वाद कैसे आएगा? वो नमक स्वाद अनुसार कहते हैं, तो रिस्क भी जो है एपेटाइट अनुसार होनी चाहिए, कि आप जितना रिस्क ले सकते हैं उतना ही रखिए, ताकि आपका कोर रिटर्न डिस्टर्ब ना हो। और अगर आप अच्छा एक डबल डिजिट रिटर्न ला सकते हैं, मुझे लगता है एक ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेशन की है। लोगों को लगता है यार रातों रात पैसा बन जाएगा, मल्टी बैगर आ जाएगा। मल्टी बैगर पहले नहीं आइडेंटिफाई होते, बन जाते हैं। अगर पहले अब हो जाते तो राकेश झुनझुनवाला कभी येस बैंक या DHFL नहीं खरीदते। सही बात, सिर्फ टाइटन जैसे ही शेयर लेते। तो गलतियां भी होंगी, और मल्टी बैगर बन जाते हैं, और कई बार लक से बनते हैं। तो उसको थैंकफुल होना मार्केट में कि मेरा लक अच्छा है, वो ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको मुकद्दर से भी मिलेगी, बट वही है, अगर आप मार्केट में होंगे तो ही मिलेगी, अगर आप नहीं होंगे तो नहीं मिलेगी। सही है। एक इम्पॉर्टेंट एसेट क्लास है सबके जीवन में, वो है कैश। हाँ। स्पेशली जब मार्केट गिरता है ना, तो उस समय उसकी इज्जत बहुत बढ़ जाती है। काश मेरे पास होता तो इस मार्केट में यही डाल देता। तो अगर कोई फुल्ली इन्वेस्टेड है, क्योंकि मेरा रिस्क कैपिटल सपोज 5 लाख है और मैंने 5 लाख डाल दिए, तेजी के बाजार में देखिए ऑब्वियस सी बात होती है कि डल जाते हैं पैसे। अब मार्केट गिर गया, मुझे और पैसे डालना है, तो मैं बहुत टफ डिसीजन होता है कि जो है उनको बेच के कोई दूसरा स्टॉक में जाऊं। उस समय क्या सोच होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, 2 चीज़ें करनी चाहिए। पहले ईगो नहीं लाना चाहिए बीच में, है ना। तो हम कई बार क्या करते हैं कि अपनी गलती को जस्टिफाई करते हैं, कि ये तो मैंने लिया था, ये कैसे गलत हो गया। मैं आपको बताता हूँ, मैंने सन फार्मा 2014 में खरीदा। मेरा बहुत अच्छा इंसेंटिव बना था, एनुअल बोनस आया था, और हम लोग क्या करते थे उस समय, देखते अच्छा नंबर 1 फार्मा कंपनी है, एक एंकरिंग बाइस बोलते हैं ना, किसी से इन्फॉर्मेशन ली, अच्छा करेगी, डाइची खरीदा है, सब है, हमने ले लिया, और मैं उसको लोअर एवरेज करता गया। तो पहली सीख मैंने देखी कि अच्छे स्टॉक्स अपवर्ड एवरेज कराते हैं, खराब स्टॉक्स लोअर एवरेज कराते हैं। ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी, कि अब अगर राकेश झुनझुनवाला जी ने, क्योंकि हम एग्जाम्पल पे हैं, 6 रुपये का भी टाइटन खरीदा, 100 रुपये का भी खरीदा, 300 का भी खरीदा, 1000 रुपये का भी खरीदा। हम में से कितने लोग कोई चीज़ अगर 3-4x भी हो जाए और ले सकते हैं? नहीं ले पाते हैं। तो कन्विक्शन, और आपको ये मान के चलना है कि अपवर्ड एवरेजिंग जो हो रही है, मैं अपवर्ड एवरेजिंग का मतलब 1-2 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, 4-5 साल की, तो आप शायद एक सही रास्ते पे। दूसरा, इमरजेंसी कैश को कभी मत टच करिए। ओके। वो इमरजेंसी बकेट आपका 12 महीने 18 महीने का, मुझे ऐसा लगता है हमेशा होना चाहिए। कोविड जैसी सिचुएशन भगवान ना करे, किसने सोचा था कि सब कुछ लॉकडाउन हो जाएगा। अब मान लीजिए आप पायलट थे, या आपका रेस्टोरेंट था, आपको बस साल भर कुछ भी नहीं था, तो वो कभी मत टच करिए, चाहे कितना भी टेम्पटिंग बाजार क्यों ना हो, और रीबैलेंस करिए। हम लोग ना, बहुत लोग रीबैलेंसिंग नहीं करते हैं। मान लीजिए आपका इक्विटी और डेट 50-50 है, अब इस बाजार में इक्विटी जो है वो 50 का 40 हो गया होगा, करेक्ट, तो डेट मतलब हो गया, तो थोड़ी सी रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि डेट पूरा निकाल के आपको इक्विटी में डालना है, आप वो 5-10 रुपए जो डेट से इक्विटी में डालेंगे, तो जो पोर्टफोलियो जो है वो रीबैलेंस हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी आप क्वार्टरली, मंथली कर सकते हैं, रेगुलरली पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग करना बहुत मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट। तो कैश इज ओनली टू द एक्सटेंट कि आपको इमरजेंसी पैसा कभी भी चाहिए, उतना ही रखना है, और वो भी हमको डालना नहीं है। बिल्कुल। अगर आप फुल्ली इन्वेस्टेड भी है तो रीबैलेंसिंग इज द वर्ड। एब्सोल्युटली, इमरजेंसी बिल्कुल नहीं टच करना है। और अगर आपके पास कैश फ्लोज रेगुलरली आते हैं, जैसे अगर आप सैलरीड हैं या प्रोफेशनल हैं,
उसको उस एसेट एलोकेशन में डिवाइड करते रहिए। थोड़ा सा आप हम इसको स्टेप अप इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अच्छा। कि हर साल अगर इनकम बढ़ रही है तो साथ में इन्वेस्टमेंट भी बढ़नी चाहिए। तो इसे इसके कई सारे टर्म्स हैं। जैसे यूएस में तो स्टेप अप ईएमआईज होती हैं। अच्छा। कि आप ईएमआई लेते हैं, हाँ। फिर आप कहते हैं 2 साल बाद मैं और ज़्यादा दूंगा क्योंकि मेरी आप उम्मीद करते हैं मेरी इनकम भी बढ़ेगी। हाँ। हम कई बार उसको स्टैटिक मत रखिए, आप कंटिन्यूसली पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करिए। इनकम लेवल बढ़ रहा है तो साथ में उतना वेटेज बढ़ाइए, उससे बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। करेक्ट। थोड़ा एग्जिट पे बात करते हैं कि अल्टीमेटली एक हो गया बाय एंड होल्ड लेके भूल जाओ। अभी दुनिया थोड़ी डिफरेंट हो गई है तो माइंड में अब वो एग्जिट वर्ड आने लग गया है कि क्या पता क्या होगा दुनिया में। इट हैज़ बिकम सो डिस्ट्रप्टिव एंड अनप्रेडिक्टेबल। बिल्कुल। तो एग्जिट कैसे करे इंसान, क्योंकि बिजनेस को देख के एग्जिट करना मुझे लगता है कि क्वार्टरली रिजल्ट आएगा उसके बाद पता लगेगा, तब तक तो भाव को जो करना है वो कर चुका है। बिकॉज जिनको ज़्यादा इंटेलिजेंस है या जिनको ज़्यादा अंदर की खबर है उनको पता लग जाता है कि गड़बड़ चल रहा है। बिल्कुल। तो भाव बताता है, भाव बता देता है कई बार। तो हम लोग मोमेंटम वाले तो क्या, हमको पता है कि ये प्राइस टूटेगा तो बेच देना एक बार। बट जो इन्वेस्टिंग करते हैं वो लोग कैसे एग्जिट बनाते हैं? तो मैं वापस उसी पे आऊँगा जो मैंने आपको पहले बोला, कोर और सैटेलाइट पे। कोर पोर्टफोलियो में आप गोल बेस एग्जिट करिए, भाव के बेस पे एग्जिट मत करिए। अच्छा। जैसे आपका गोल था कि 10 साल बाद मेरा कॉर्पस जो है, मुझे लेट्स से 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने स्टार्ट किया अमाउंट, तो जैसे ही वो गोल नज़दीक आने लगे, एग्जैक्ट उसका वेट मत करिए, धीरे धीरे उसको, जिसे हम सिस्टमैटिक विड्रॉल भी बोलते हैं, आप शुरू कर सकते हैं। बट अगर मेरा गोल पूरा ही नहीं हो पा रहा है, वो पोर्टफोलियो मैंने गलत बना दिया, या कुछ ऐसे स्टॉक मेरे पास है जो मुझे उस गोल तक लग नहीं रहा कि ले जा पाएंगे। सही काम करने का कोई भी गलत वक्त नहीं होता है। तो गलती है तो इमीडिएटली करिए, चाहे वो बुल मार्केट है, बियर मार्केट है। अगर गलती हो गई है उसको एक्नॉलेज करिए, और जिसने गलती एक्नॉलेज कर ली उसने आधी जंग वैसे ही जीत ली। तो एक कोर पोर्टफोलियो को गोल के पास आप एग्जिट करिए। जैसे जैसे आपका गोल आता जाए, आप उतना कैश में आते जाइए, उस पैसे को लिक्विड या फिक्स डिपॉजिट में आप ट्रांसफर कर दिए। इवेंट रिस्क मत रखिए कि मैं फाइनल दिन, मान लीजिए मुझे रिटायर होना है 10 अप्रैल को 2023 में, तो आप 10 अप्रैल को एग्जिट नहीं करेंगे। आप देखेंगे मैं उस गोल के कितना नज़दीक हूँ, आप उसको ग्रेजुअली एग्जिट करेंगे। और कुछ चीज़ों में आपको ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, मेरी कोर होल्डिंग कौन सी है और मेरी सैटेलाइट या साइक्लिकल होनी। तो अब जैसे कुछ सेक्टर हैं विवेक जो ना सिक्लिकल है, वहाँ आप 10 साल का व्यू नहीं ले सकते। अब जैसे स्टील है, टाटा स्टील 2009 में भी 250 रुपये था, 2019 में भी 250 था, पूरी साइकिल 1 साल में आ गई और फिर अब वापस आ गया 800-900 रुपये पे। तो वहाँ पे आपको बहुत क्लियर होना है कि ये मेरा, उसमें और रुक जाऊं, थोड़ा पैसा और बन जाए, वैसा नहीं करना। आपका क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि मैं अगर सिक्लिकल कॉल ले रहा हूं तो मैं इस लेवल पे निकलूंगा, इस लेवल पे एंटर करूंगा। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। कि अभी अब लोगों को लग रहा था 1500 पे टाटा स्टील, अब 1800 आएगा, फिर 2100 आएगा। पर अगर आपको पता है, आपने ये देखा है साइकिल, डीएलएफ देखिए आप, रियल एस्टेट की साइकिल अब शुरू हुई है। 1100 रुपये 2007 में होता था, राइट। ऑटो है, 4 साल आप देखिए रिटर्न नहीं बना है। मारुति उसी भाव पे है, हीरो मोटोकॉर्प 3000 के भाव पे था 2016 में। तो ऑटो का 4 साल, अब सबको सडनली ऑटो अच्छा लग रहा है तो ऑटो में, लेकिन एग्जिट स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, सिक्लिकल सेक्टर। तो मेरा ये मानना है कि बाय एंड होल्ड एंड बाय टू सेल डिफाइंड होना चाहिए। ओके। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बाय टू सेल है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बाय टू होल्ड है। आप उसको क्लियरली सेगमेंट कर दीजिए, ये मैं 10 साल रखने वाला हूँ। हाँ, थीसिस चेंज हो गई तो एग्जिट करूंगा। अगर फंडामेंटली कुछ प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए मेरे पास फार्मा कंपनी है, यूएस एफडीए का अलर्ट आ गया, 1 साल के लिए बैन लग गया, तो अब मैं अगर सोचूं कि मेरा तो कोर पोर्टफोलियो था जी, मैं इसको नहीं एग्जिट करूंगा, तो वो गलत स्ट्रैटेजी। अगर इवेंट से आपको लगता है आपका हाइपोथेसिस चेंज हो गया है तो उसको करेक्ट करिए, अदरवाइज उसको रखिए लंबा। और टेम्परेरी प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो वो आप हमेशा ध्यान रखिए। मैंने एक चार्ट बनाया था, इन्फोसिस 6 बार 50% करेक्ट हुआ है पिछले 18 साल, देखा था मैंने। हाँ, तो उस टाइम पे थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि बिजनेस और प्राइस परफॉर्मेंस जो है दो अलग अलग चीज़ें हैं, बिजनेस परफॉर्मेंस ठीक है, प्राइस परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो रहा है, तो कोई बात नहीं। अब एफआईएस बेच रहे हैं तो इन्फोसिस में मुझे नहीं लगता कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम है। सैटेलाइट में आप क्लियर रखिए कि ये मेरा बाय टू सेल ही है। तो चाहे उसमें पीएसयूज आते हैं, उसमें ऑटो आता है, कमोडिटीज आता है, बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं। कैपिटल गुड्स आप देखिए, एलएनटी का पिछले आप निकालिए 6-7 साल का, कैपिटल गुड्स की एक साइकिल है, लो इंटरेस्ट रेट, हाई कैपेक्स एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हाई जीडीपी ग्रोथ, तो साइकिल, सीवीज, कमर्शियल व्हीकल, लिंक टू कैपिटल, तो उन सेक्टर्स में बाय टू सेल करिए, क्लियरली डिफाइन करिए। सिंपल जो इन्वेस्टर है, रिटेल निवेशक है, उसको मेरा होगा कि मैक्सिमम आप कोर पोर्टफोलियो रखिए, क्योंकि इतना ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। और जैसे जैसे गोल नज़दीक आए, थोड़ा थोड़ा आप उसको रखिए।
और कुछ लोग ये भी करते हैं कि 5-10% कैश हमेशा रखते हैं अपने पास, जो अपॉर्चुनिस्टिक, यहाँ हम ड्राई पाउडर बोलते हैं। हाँ इंडिया में एक अच्छी चीज़ में क्या है कि बाहर रहने का भी 5-6% मिलता है, हाँ जो कि वेस्ट में नहीं मिलता है। हाँ हाँ हाँ, तो कैश इज ऑल्सो पोजीशन। Yeah. तो अगर आप थोड़ा और इवॉल्व हैं तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो में आप कैश गोल्ड डिपेंडिंग अपॉन आपको कैसे उसको हेज यूज़ करना है, थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। सही। तो आपने रिटेल इन्वेस्टर वाली जो बात बोली और पोर्टफोलियो की बात छेड़ दी, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आ गया कि आइडियल पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए? देखिए, पीटर लिंच ने 80 स्टॉक से 28% रिटर्न बनाया है। वॉरेन बफेट ने अकेले एप्पल से बहुत अच्छा 45% एप्पल है। तो मेरे हिसाब से कोई गोल्डन रूल नहीं है कि कम स्टॉक्स ज़्यादा अच्छा करते हैं, ज़्यादा स्टॉक्स कम अच्छा करते हैं, बट मेरा ये मानना है उतने लीजिए जितना एक पेज में आ जाए, जितना याद रहे। ओह वाओ, तो अगर आपको यही याद नहीं है आपने क्या खरीदा है, तो देखिए ये सीरियस बिजनेस है विवेक। आप देखिए, आप ओनर हैं कंपनी के। जो कंपनी का ओनर होता है वो बिजनेस पे पूरा टैप रखता है। उसकी अर्निंग्स देखेगा, उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ेगा, उसकी अर्निंग कॉल सुनेगा, ट्रैक करेगा। अब जैसे ऑटो में तो मंथली सेल्स आता है, बैंक में क्वार्टरली क्रेडिट ग्रोथ आता है। आजकल अपडेट थैंक्स टू सोशल मीडिया, और आप इतना अवेयरनेस फैला रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्फॉर्मेशन है आपके पास। हाँ, तो उसको आप मेरे हिसाब से 15-20 से ज़्यादा ट्रैक करना एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, आपकी टीम है, आप लोग 3-4 लोग हैं, जैसे अगर आप, जैसे हम मनी मैनेजर्स हैं, हमारे पास रिसर्च टीम है, तो हम 50-60-70 स्टॉक्स ट्रैक कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो जितना ट्रैक कर सकें उतना ही लीजिए। तो वो जितनी भूख है उतनी रोटी, आप ज़्यादा रोटी ले लेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि टेस्ट बढ़ जाएगा थाली का। तो वो एक ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी अपनी बैंडविड्थ कितनी है। और आप सिर्फ ये सोच के ले रहे हैं कि मेरे फ्रेंड ने बोल दिया लेने को, या कोई स्टॉक गिर गया है तो मैं ले लेता हूँ। और ये जो न्यूज़ बेस्ड है कि आज M&M में डील हो गई ईवी में, तो आज मैं M&M खरीद लेता हूँ, या मुकेश अंबानी की तबीयत खराब नहीं, मुझे कोई बता रहा है रिलायंस हो। ये डिसीजन मत लीजिए, अच्छे से रिसर्च करके। थोड़ी ये मेहनत का काम है ये। अगर आप सोच रहे हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट है, मैं किसी के कहने पे टीवी पे या इस पे ले लूँगा, तो आपकी श्योर रेसिपी है डिजास्टर की। तो वीकली बेसिस पे कितना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि कितना समय देना पड़ेगा? तो वीकली बेसिस पे अगर एक टाइम डिफाइन करना होगा, इतना आपको मिनिमम देना चाहिए अगर आप डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। देखिए, मेरा मानना है ये ना, आपका पैशन होना चाहिए। ये ज़बरदस्ती नहीं आ सकता। आप जैसे, आप कोई मैथ्स में वीक है तो वीक है, आप जितना मर्जी ट्यूशन ले लीजिए, आप थोड़ा बेटर हो पाएंगे, लेकिन आपको उसकी लाइकिंग होना सब्जेक्ट की बहुत अच्छी है। तो अगर आपका पैशन है तो आपका ना दिन अपने आप चेंज होगा। सही बात। आप ट्विटर पे भी उन्हीं हैंडल्स को फॉलो करेंगे जो फंडामेंटल रिसर्च देते हैं। आप टीवी आके CNBC लगाएंगे, स्टार प्लस या नेटफ्लिक्स नहीं लगाएंगे। तो ये आपके अंदर से है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि खुद को समझना, आप ज़बरदस्ती ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब नहीं समझ पाते बैलेंस शीट, सबको नहीं आता है देखना P&L, सब एनुअल रिपोर्ट्स नहीं पढ़ सकते, आधे लोगों को PE, EV, EBITDA ये कुछ समझ में नहीं आता है। तो उस केस में किसी एक्सपर्ट से बात करिए, बोलिए भाई मेरा मैनेज करो, एक रीजनेबल आप फील हो, जो आप खुद कर सकते हैं। आपका एरिया ऑफ डोमेन जो मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप बैंक में काम करते हैं तो आपको बैंकिंग की ज़्यादा समझ है, वहाँ थोड़ा सा आप ओवरवेट हो सकते हैं। आप FMCG में आप थोड़ा सा, मेरे एक क्लाइंट थे, वो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे IT के, उनके पोर्टफोलियो में 70% IT, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये कहना, मैंने आपको अपने फादर की बात बताई, वो जिस एजेंसी लेते थे जिसका, उसका शेयर खरीद लेते थे कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो उन्होंने डाबर के शेयर खरीदे, HUL का शेयर खरीदा, पिडिलाइट का खरीदा, SBI का भी लिया, क्योंकि SBI से बैंक लिमिट चलती थी हमारी। उनके पास 6-7 शेयर हैं, और उनका पोर्टफोलियो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे से अच्छा कर रहा है। क्योंकि उन्होंने अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पे, तो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस देखिए और आप किस में अच्छे हैं वो देखिए। बट मेरा ये मानना है कि आपको जो आपका पोर्टफोलियो है उसकी अर्निंग्स, उसकी अर्निंग कॉल अटेंड करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, पर आजकल ट्रांसक्रिप्ट मिल जाती है ट्विटर पे, उसको ट्रैक करते रहिए थोड़ा सा। सही है। कई लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं इसके मेरे पास 10 लाख रुपए आया है, 20 लाख रुपए आया है कहीं से, तो मुझे मार्केट में डालना है, तो कहाँ डालूं? हाँ, तो एक बार में पैसा डाल देना या उसको स्टैगर्ड करना इन अ फॉर्म ऑफ SIP, विच वन इज मोर एडवाइजेबल फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर? मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने बोला ना, जर्नी इंपॉर्टेंट है गोल से। तो अगर आप डाल के रोज उसको ट्रैक कर रहे हैं और आपको स्लीपलेस नाइट दे रहा है, तो आप लमसम मत डालिए। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको एक बार डाल के भूल जाते हैं, बहुत कम होते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो नहीं इतना ट्रैक करते। बट फिडेलिटी ने एक स्टडी करी थी कि उनका जो बेस्ट फंड था, जो पीटर लिंच मैनेज करते थे, उसका रिटर्न 28% था, लेकिन इन्वेस्टर रिटर्न उसमें 12 था।
तो उन्होंने स्टडी करी कि ये फ़र्क क्यों है। तो उन्होंने देखा कि किसी का भी होल्डिंग पीरियड जो था वो फंड के लाइफ टाइम से मैच नहीं किया, और 0.6% इन्वेस्टर्स ऐसे थे जिन्होंने 25% बनाया। वो थे जो मर गए थे या जिनका केवाईसी अपडेट नहीं हुआ था। तो इनएक्टिविटी ना इक्विटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और चार्ली मंगर का एक डायलॉग है, मैं वॉरेन बफेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हर साल एजीएम अटेंड करने ओमाहा जाता हूँ। कोविड के बाद से नहीं गया, तो हमारे लिए वो हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो हम वो कहते हैं ना टेम्पल, हाँ, एक हमारे पिलग्रिमेज है वो। तो वो बोलता है द बिग मनी इज़ इन वेटिंग। तो बड़ा पैसा वेट करके मिलता है। और मेरा ये मानना है कि स्टैगर करके करिए। और अगर आपका सिलेक्शन अच्छा है और स्टॉक मान लीजिए ऊपर भी जाता है, कई बार हमें ये लगता है कि फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट है, जो लास्ट ईयर लग रहा था लोगों को, तो उसमें थोड़ा सा आप एक डिसिप्लिन रख सकते हैं कि देखिए मैं स्टैगर कर रहा हूँ, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा शार्प मूवमेंट आए अप साइड पे तो मुझे कैरीड अवे नहीं होना। हम यूजुअली नीचे करते हैं, बाय ऑन डिप्स बोलते हैं, बट अगर स्टॉक में बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट मूवमेंट है तो वो भी मेरे हिसाब से एक रेड फ्लैग तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अलार्म है। ज़रूर देखिए कि क्योंकि ना इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी प्राइस में आती है आजकल। करेक्ट। तो स्टैगर करिए, टाइम मत करिए, मतलब। करेक्ट, फेयर पॉइंट। अब आप आए हैं तो मौका मिला है तो कुछ फ्यूचरिस्टिक बातें भी की जाए। बिल्कुल। तो मुझे आप 5 थीम दे के जाएंगे आज, जिसको हमको ध्यान रखना है फॉर कमिंग 5 years। इंडिया को नेक्स्ट बनाने में ये 5 थीम का बहुत बड़ा रोल रहेगा। स्टॉक आइडिया, स्टॉक नाम मत दीजिएगा, बट थीम दे दीजिए, स्टॉक और वो निकाल। हाँ, ठीक है। नहीं, मैं उन स्टॉक्स की बात कर सकता हूँ जो मैं खुद खरीदता हूँ। हाँ, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला जो एक जो मैं हमेशा बात भी करता हूँ ट्विटर पे, और जो मुझे ना एक मेरे को 18-19 साल हो गए हैं, और जिसमें से 12-15 साल पब्लिक मनी मैनेज करते हो गए हैं अलग अलग कैपेसिटी में। मैंने इंडिया में इतना रेजिलियंस नहीं देखा पिछले 2 साल में। आप देखिए $50 बिलियन की सेलिंग हो जाए एक साल में, और निफ्टी 12-15% ही गिरे। ये एक बहुत मुझे लगता है रेजिलियंस है मार्केट में। थोड़ा टग ऑफ वॉर है। मुझे कहना भी जल्दी होगा, अगर ये 2-3 महीने और सेलिंग हुई तब इन्वेस्टर कैसे करेगा। देखिए आज एसआईपी का आंकड़ा आया, 12,300 करोड़ हम एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं। लगभग $1.5 बिलियन हम एफआई फ्लो निगेट सिर्फ रिटेल मनी से कर देते हैं। तो मुझे लगता है ये जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स है, ये एक बहुत सेकुलर ट्रेंड है। आप देखिए हमारे पास अभी 5 करोड़ डीमैट अकाउंट हैं जो यूनिक है। मुझे लगता है ये नंबर 18-20 करोड़ हो जाएगा अगले 5-6-7 साल में। कोविड पीरियड में 1 लाख डीमैट रोज खुल रहा था। अभी वो नंबर कम हो गया, बट मुझे लगता है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग बहुत बड़ी थीम है। इसको आप अलग अलग तरीकों से खेल सकते हैं। पहला तरीका इसमें यह है कि डिपॉजिटरीज है या आरएनटी एजेंट्स हैं, जैसे कैम्स है या डिपॉजिटरी है, सीडीएसएल है, ये गेन करेंगे। जितने डीमैट खुलेंगे उनको ट्रांजैक्शन चार्ज भी मिलता है, कंपनी बोनस डिक्लेयर करेगी, उसमें भी पैसे बनते हैं, केवाईसी करने के भी पैसे लेते हैं। बड़ा एसेट लाइट मॉडल है। 100 करोड़ का धंधा करेंगे तो 60-70 करोड़ का एबिटा है। इतना अच्छा मॉडल है और टेक्नोलॉजी मॉडल है। दूसरा तरीका प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है। आप देखिए बहुत टाइम बाद 12% क्रेडिट ग्रोथ इस साल आरबीआई बात कर रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, और इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि उनका मार्जिन बढ़ता है। कासा तो बढ़ता नहीं है, करंट और सेविंग अकाउंट, क्योंकि उसमें फिर रिटर्न फिक्स्ड है। लोन 70% बेंचमार्क से लिंक्ड होते हैं, रेपो से या एमसीएलआर से, तो लोन रिप्राइस हो जाते हैं। डिपॉजिट, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट नहीं बढ़ता है। तो बैंक का मेन काम है कम ब्याज पे लेना, ज़्यादा ब्याज पे देना। जो दे रहे हैं ब्याज वो बहुत कम बढ़ा है, जो इन्वेस्टर को दे रहे हैं, जो चार्ज कर रहे हैं वो एकदम से बढ़ता है, तो एक्सपेंशनरी होता है। और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये बात संजीव बजाज ने भी बोली, इंडिया को शायद अभी ऐसे 5-6 एचडीएफसी बजाज फाइनेंस और चाहिए जो हमारा पोटेंशियल है करने के लिए। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा ट्रेंड है। तो इसको आप, जैसे मैं फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग बोलता हूँ, ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी थीम है। सेकंड जो मुझे थीम बहुत बड़ी लगती है वो लगती है कि एनर्जी मिक्स जो चेंज हो रहा है इंडिया का, मैं बहुत बुलिश हूँ इस चीज़ को लेके। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है हर साल। एनर्जी का फॉर्म में बहुत बड़ा ट्रांजिशन आ रहा है। तो आप देखिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, टाटा पावर था, पावर जनरेशन कंपनी थी, 40-50-60 रुपए का शेयर था, जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन करता था। 3-4 साल पहले उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली,
चंद्रा साहब भी आए, पूरी टीम चेंज हुई। अभी वो बोलते हैं 2025 में मुझे 25 गीगावाट का पोर्टफोलियो बनाना है, जिसको 2/3 मुझे क्लीन एनर्जी करना है, मुझे ईवी चार्जिंग में जाना है, मार्केट लीडर होना है, मुझे सोलर ईपीसी पैनल बनाना है। अभी ब्लैक रॉक ने 4,000 करोड़ उनके उसमें डाला, आज उन्होंने 75,000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया है पावर कंपनी ने, राइट। फिर इसमें एक इथेनॉल मिक्सिंग शुरू हो गई है, तो हमें नहीं पता अभी कि सब कुछ सोलर होगा, ईवी होगा, इथेनॉल होगा। अभी ये बड़ा इवॉल्विंग सिचुएशन है, तो हम इसको बास्केट की तरह ले सकते हैं। बट एनर्जी, क्लीन एनर्जी बढ़ेगा, ये किस फॉर्म में कितना परसेंटेज, शायद अर्बन ईवी होगा, रूरल शायद थोड़ा इथेनॉल होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शायद सीएनजी और हाइड्रोजन होगा, इवॉल्व होगा ये। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग थीम लगती है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे कंपनीज डिसरप्ट करेंगी। आप देखिए, रिलायंस ने पिछले 8 माह में 11 कंपनीज एक्वायर करी है। $10 बिलियन का कैपेक्स अनाउंस किया उन्होंने एजीएम में लास्ट ईयर। तो जो उन्होंने जियो में किया था 2013 से लेके 17-18 तक, वो सेम अब एनर्जी में वो कैपेक्स हो रहा है। और किसी पॉइंट पे तो अगर आप प्रमोटर कंपनी का 1.5 लाख 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है एनर्जी मिक्स को चेंज करने के लिए, तो मुझे लगता है ये सस्टेनेबिलिटी एक बड़ी थीम है। ठीक है, अभी डिस्ट्रप्शन हुआ, क्रूड बढ़ गया है, बट ये और रिक्वायरमेंट इसकी बढ़ाएगा कि करना है। तो ये एक थीम मुझे जो है बहुत अच्छी लगती है। तीसरा मुझे लगता है जो एक इंडिया का एमर्जेंस हो रहा है एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, ये कि इंडिया हमेशा कंजम्पशन इकोनॉमी रहा है। हमें सर्विसेज, जो हम आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते रहे, यहाँ जो हमारी डोमेस्टिक है, पहली बार विवेक मुझे ना, मैं प्रमोटर्स से भी मिलता हूँ, फैमिली ऑफिसेज से भी मिलता हूँ, मुझे पहली बार एक बिजनेस ऑप्टिमिज्म देखने को मिल रहा है। आप देखिए, चाहे वो एपीआई का बंदा है, जैसे आप डीवीस की बात करते हैं, मेरा वन ऑफ मैं काफ़ी उसके बारे में लिखता भी हूँ। आप देखिए, उन्होंने पिछले 30 साल में 3,000 करोड़ का कैपेक्स किया, अगले 2 साल में 3,000 करोड़ का कैपेक्स। और ये तो B2B बिजनेस है, वो तो मॉलिक्यूल बना रहे हैं किसी फार्मा कंपनी के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बनाएंगे फिर बेचेंगे, ऑर्डर विजिबिलिटी है और साइट है तो ये कर सकते हैं। आप टेक्सटाइल में देखिए, आप सीमेंट में देखिए, अल्ट्राटेक ने सीमेंट में कैपेक्स अनाउंस किया, अदानी ने अंबुजा और एसीसी खरीदा। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए, आप केमिकल्स में देखिए, आप दीपक नाइट्राइट का, आरती का, इनका कैपेक्स प्लान देखिए, वो फिनॉल और में इंटीग्रेशन कर रहा है। 300 करोड़ उन्होंने ग्रीन टेक केमिकल्स के लिए एलोकेट किया। आप हर सेक्टर को अगर पकड़ेंगे, ऑटो में आप देखिए जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं अगले 4-5 साल में, चाहे वो महिंद्रा है, चाहे वो टाटा है। आप देखिए, मारुति की 2017 के बाद 8 मॉडल्स आ रहे हैं। आज महिंद्रा ने बोला है कि हमें एसयूवी में उनका मार्केट शेयर 38% होता था 2015 में, जब शुरू में स्कॉर्पियो और एक्सयूवी 500 आई थी। अब वो कह रहे हैं हम 6 मॉडल्स सिर्फ एसयूवी में करना चाहते हैं। तो हर जगह एक आपको ना अक्रॉस सेक्टर्स, आपको एचडीएफसी बैंक में शशि का अगर आप स्टेटमेंट देंगे, वो कहेंगे हमें 1,000 ब्रांचेस और खोलनी है, जबकि सब कुछ डिजिटल हो रहा है। आप कस्टमर से शायद टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इंटरफेस कर रहे हैं। तो मुझे ये कि ना, इसे मैं कैपेक्स बोलता हूँ, या ये मुझे देखने को मिल रहा है। तो इसमें इंडिया का एक इमरजेंस है, कुछ उसमें चाइना +1 भी है, कुछ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, कुछ पीएलआई स्कीम है। तो ये कॉम्बिनेशन है बहुत बड़ा, और अगर ये हम ठीक से कैप्चर कर गए तो मुझे लगता है ये बहुत। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप देखिए, फार्मा आउटसोर्सिंग $50 बिलियन की इंडस्ट्री है। तो जो बड़ी कंपनीज हैं, कैटलेंट है, लॉन्जा है, ये 5-5, 6-6 बिलियन डॉलर का क्रैम्स कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च करते हैं। हमारी सबसे बड़ी कंपनी 400 मिलियन करती है डिवीज। चाइना का 80% शेयर है। तो ये फार्मा आउटसोर्सिंग शायद वो आईटी आउटसोर्सिंग वाले थ्रेशोल्ड पे है, और इसमें ना एक टाइम लगता है अप्रूवल आने में यूएस एफडीए से। ये नॉर्मल नहीं है कि आपको अप्रूवल मिल गया कि भाई मैं आज ऑन्कोलॉजी का एपीआई बनाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको उसके होते हैं, लेकिन जब आएगा तो एकदम से इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा। तो मुझे लगता है ये बड़ी थीम है। एक केमिकल्स है, चाइना ने क्रैकडाउन किया है। मुझे लगता है इंडियन केमिकल कंपनीज आप देखिए सब 30-40 साल पुरानी है, कोई भी नया किड ऑन द ब्लॉक नहीं है, छोटी से लेके बड़ी कंपनीज में। टेक्सटाइल्स में मुझे, मैनमेड फाइबर्स में मुझे बहुत सारा कैपेक्स देखने को मिल रहा है मैं क्लाइंट्स से। मैं कह रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी तो तीसरा थीम जो है ये मैन्युफैक्चरिंग हब है। फोर्थ मुझे लगता है कि एक हमें हाउसिंग रिवाइवल दिख रहा है 2003 से 9 के बाद। लोगों को बड़ा घर चाहिए, कोविड के बाद ज़्यादा स्पेस चाहिए, जिसको 2 बेडरूम है उसको 3 चाहिए, जिसका रेंट का है उसे अपना चाहिए। और क्योंकि अब आप एक हाइब्रिड मॉडल में आ रहे हैं, तो आप घर पे तो ज़्यादा समय बिताएंगे, तो आपको होम इम्प्रूव भी करना है।
आपको एयर कंडीशनर भी चाहिए, आपको घर का में आप स्पेंड भी करेंगे उसके इंटीरियर्स में, चाहे वो अप्लायंसेस हो, चाहे वो टाइल्स हो। तो मुझे कि हाउसिंग बिल्डिंग मटेरियल थीम में मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, और इनकी बैलेंस शीट जो है काफ़ी अच्छी होती है vis-a-vis रियल एस्टेट, लेवरेज नहीं होती है। तो और ये सेगमेंट ना बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। विवेक, आप देखेंगे जैसे केबल एंड वायर है, उसमें पॉलीकैब का 22% मार्केट शेयर है, बट 50% इंडस्ट्री अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है। टाइल्स में 70% इंडस्ट्री अभी भी ऑर्गेनाइज्ड है। हर कंपनी आप देखिए ब्रांडेड किचन अप्लायंसेस फैंस में जा रही है, जिसे हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स बोलते हैं। ये हेवेल्स ने शुरू किया था, अभी क्रॉम्पटन को भी करना है, पॉलीकैब को भी करना है, बजाज इलेक्ट्रिकल को भी करना है। तो वो चाह रहे हैं कि जो जीएसटी ने जो फॉर्मलाइजेशन किया है, करेक्ट, इसका बेनिफिट आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है, इनकम लेवल्स बढ़े हैं। तो मुझे लगता है ये हाउसिंग लेड कैपेक्स होगा 2003 से 9 के बाद। अब ये साइकिल मुझे देखने को मिली। आप एक बार जब भी आपको समय मिले, आप रेजिडेंशियल सेल्स ट्रैक करिए पिछले 6 क्वार्टर की, आपको वो चीज़ दिखेगा, और इस एनवायरनमेंट में भी बढ़ रहा है। और लास्ट जो मुझे लगता है कि जो एक फिफ्थ थीम आप बोल सकते हैं, या हालांकि बहुत सारे सब सेगमेंट्स भी उसमें हैं, वो मुझे लगता है कि हमारी होम, इन होम और आउट ऑफ होम कंजम्पशन, जो हमारे हैबिट्स चेंज हुए हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी थीम है। द वे वी आर ईटिंग फूड, द वे वी आर डाइनिंग आउट, और इससे जो रिलेटेड है, जैसे कुछ कंपनीज हैं जो फूड प्रोसेसिंग एंजाइम्स बनाती हैं, अब खाना तो खाएंगे चाहे कुछ भी हो। दूसरा, हमारे किचन में हर चीज़ ब्रांडेड होगी। पहले सिर्फ, आपको याद होगा, हम चाय भी खुला खरीदते थे, आटा भी हम चक्की से लाते थे आज से 10 साल पहले। आज आशीर्वाद है या फॉर्च्यून है, जो भी आता है, तो जो टी कॉफ़ी आटा में हुआ है और सॉल्ट में हुआ है, वो आपको ड्राई फ्रूट्स में, पल्सेस में, आप हैरान हो जाएंगे, पल्सेस का मार्केट इंडिया का 1,80,000 करोड़ का है, और 80% अनऑर्गेनाइज्ड है। तो उसमें चना, उड़द, दाल, छोले, राजमा, ये सब आता है। और उस 20,000 25,000 करोड़ में ऑर्गेनाइज में टाटा संपन्न या फॉर्चून जो है वो 2,000 करोड़ है, 3,000 करोड़ है। तो आपको पोहा भी ब्रांडेड दिखेगा, आपको धीरे धीरे आपको ये प्रीमियमाइजेशन देखने को मिलेगा किचन के हर आइटम का। उसके अलावा जो आप जिस तरीके से आप बाहर कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को, कोविड ने एक लोगों को, जैसे आपने बोला था शुरू में ना कि एक ही ज़िंदगी है, लोगों को अब साथ में लाइफ को एंजॉय भी करना है, और उसमें आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। तो उसमें आपका QSR चेन है, जो ट्रैवल है, और बाकी की जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये 5 थीम्स मुझे लगता है। सही है, व्हाट अ क्लैरिटी। और आई एम बिलीविंग कि आप यही थीम के अराउंड में स्टॉक्स वगैरह भी जो भी आप आइडेंटिफाई करते होंगे। बट एक बार, आई मीन अगेन, मैं नाम नहीं मांगूंगा, बट जब आप स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं तो क्या की पैरामीटर्स होते हैं उनके अंदर में? तो हम सिंपल रखते हैं, 4 पैरामीटर हम रखते हैं। मेरा पहला पैरामीटर है कि आपका कंपनी का टॉप लाइन जो है 4 से 5 साल में डबल होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो जैसे आप 15-18% ग्रोथ की बात करते हैं, टॉप लाइन ज़्यादा हो तो और भी अच्छा है, बट इतना होना चाहिए। और ये सेकंड है, ये एक्सपैंडिंग मार्जिन या स्टेबल मार्जिन के साथ होना चाहिए। ओके। अब आप देखिए, सन फार्मा का टर्नओवर 2014 से 3 गुना हो चुका है, लेकिन यूएस मार्जिन उसका 6% रह गया है जनरिक्स में। तो स्टॉक प्राइस में कोई अप्रिसिएशन नहीं है। हमने मारुति की बात करी, 2022 में शायद ज़्यादा गाड़ियाँ बेच रहे हैं 2016 से, लेकिन भाव 2016 वाला ही है, क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन 19% का 10% रह गया। तो साथ में मार्जिन बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, मार्जिन कब बढ़ेगा? मार्जिन जब बढ़ेगा जब आप कंटिन्यूसली इनोवेट करेंगे और खुद को रीइन्वेंट करेंगे और नए प्रोडक्ट्स करेंगे, पाई को एक्सपैंड करेंगे, है ना। आज हम रिलायंस का एग्जांपल देते हैं, 2015 में 85% जो एबिटा था ऑयल और गैस का था, आज 45% जियो रिटेल है। तो टॉप लाइन भी बढ़ा, साथ में रेवेन्यू मिक्स चेंज। आज जियो का ग्रॉस प्रॉफिट 51% है। तो वही शेयर जो 600-800 में घूमता रहता था, आज 2400-2500 इस गिरावट के बाद। आप हमारा एक क्लाइंट है, मैं स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं बोलूँगा, नागपुर बेस्ड कंपनी है, वो एक्सप्लोजिव बनाते थे, सोलर इंडस्ट्रीज नाम है। तो वो सेकेंड जनरेशन आई, उन्होंने वो कोल इंडिया को डायनामाइट्स और एक्सपोर्ट करते थे एक्सप्लोजिव, बाकी माइनिंग कंपनीज को देते थे। उन्होंने बोला मैं यही एक्सप्लोजिव
और भी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो आज वो इंडियन आर्मी को हैंड ग्रेनेड सप्लाई कर रहे हैं, वो पिनाका रॉकेट्स बना रहे हैं, वो इसरो को सैटेलाइट प्रोपेलेंट बना के दे रहे हैं। उन्होंने अभी एक ड्रोन कंपनी खरीदी है यूएस बेस्ड। तो वही भाव पिछले 4 क्वार्टर से 100 करोड़ से ऊपर का पैट आ रहा है। तो सेम कंपनी थी जो बारूद बनाती थी, अब हाई एंड, अभी उन्होंने एक 150 एकड़ का लैंड लिया जिसमें वो वेपन असेसमेंट कर रहे हैं कि आप वॉर रेडी हो कि नहीं, आपके पास हैंड ग्रेनेड्स हैं या बजूका है या रॉकेट लॉन्चर्स हैं, आप सीधा थोड़ी जाके बॉर्डर पे टेस्ट करेंगे। तो हर प्रोडक्ट में आप तो आउटपुट जो है एनर्जी है, ऑटो है, बैंक है। आप बैंक की बात करिए, आज आप देखिए पिछले 2-3 साल में HDFC में बहुत प्रॉब्लम आया टेक्नोलॉजी में। बैंक बुरा नहीं है, RBI का बैन लगा, नेट बैंकिंग इश्यूज आए, लीडरशिप चेंज हुआ, लेकिन ICICI बैंक ने पिछले 2-3 साल में क्वांटम लीप लिया टेक्नोलॉजी में। आपको कभी इंस्टा बिजनेस के आप उनके ऐप देखेंगे। तो मेरा एक क्लाइंट है, वो उनके साथ ट्रेड फाइनेंस करता है, वो एक्सपोर्टर है। उन्होंने उसको बोला कि आप हमें अपने सारे वेंडर्स दीजिए, हम उसका क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हैं आप ऑनलाइन। तो आप किसी को सप्लाई कर रहे हैं गारमेंट्स यूरोप में, ICICI बैंक ने एक डेटाबेस बनाया है ट्रेड फाइनेंस के लिए, वो चेक करेगा कि एक तरीके से उसका सिबिल मतलब उसका क्रेडिट स्कोर क्या है। सही है, नेक्स्ट लेवल है। तो क्या टर्न अराउंड है आप देखिए पिछले 3 साल में। तो चाहे आप डायनामाइट बनाएं, चाहे आप बैंक हैं, चाहे आप ऑटो, आउटपुट आपका कुछ भी हो, इनपुट आपका इनोवेशन है। तो ये 3 पैरामीटर हम को ध्यान रखते हैं। चौथा जो मेरा मानना है, इंडिया में बहुत सारे प्रमोटर्स ना अकाउंटिंग मास्टर्स हैं। तो आपको अगर कहीं भी थोड़ा भी इंटेग्रिटी पे डाउट है, तो आप वो चेंज ऑफ हार्ट वाला इन्वेस्टमेंट मत करिए, है ना, क्योंकि आप रिटेल निवेशक हैं। अगर आपके पास एक्सेस है इन्फॉर्मेशन का, आप पर्सनली जानते हैं तो बात अलग है। तो बहुत ज़्यादा झोल है बैलेंस शीट्स में बहुत सारी कंपनीज की, तो वो एक थोड़ा सा ध्यान रखिए। गवर्नेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। कोई स्टॉक गिर गया है 50-60%, बट उसका कारण अगर गवर्नेंस रहा है, थोड़ी भी इंटेग्रिटी रहा है, थोड़ा भी तो उसको थोड़ा सा ध्यान, वही वो चौथा वही है, वो नंबर कितने भी अच्छे हों, अगर थोड़ा भी इंटेग्रिटी में देखिए, एक कारण है आज एशियन पेंट्स को या हिंदुस्तान लीवर को या बजाज फाइनेंस को या कुछ कंपनीज को एक मल्टीपल मिलता है, वो प्राइस टू गवर्नेंस मल्टीपल भी है, प्राइस टू अर्निंग के अलावा, तो उसको भूलिए मत। सही है, सही। तो ये तो हमने बात कर ली फ्यूचर की। अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हम लोग सबको ज़्यादा सीखते हैं, वो हमारी गलतियाँ। तो आपके मिस्टेक्स बताइए। काफ़ी सारी हैं बट टॉप 2-3 बताता हूँ। मैंने थीमेटिक फंड्स में SIP शुरू कर दी थी। अच्छा। मैं रिलायंस म्यूचुअल फंड में था, तो उस टाइम एक उनका पावर सेक्टर फंड था, उसका 1 साल का रिटर्न 95% आ गया। तो मुझे लगा कि ये जो रेयर व्यू मिरर अप्रोच होती है ना, 6 महीने का रिटर्न देख के, तो कभी भी SIP किसी थीमेटिक फंड में मत करिए। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, हमेशा एक डाइवर्सिफाइड फंड लीजिए, वो पहली गलती थी। थीमेटिक मतलब सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स भी हो गए। वो उसमें आपको टैक्टिकल होने की ज़रूरत है, जैसे हम कहते हैं ना, क्योंकि साइकिल बदलती है, हर सेक्टर रोटेशन होता है, तो उसमें लंबा सिप मत करिए। सिप आपको एक कोर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में ही करना चाहिए। दूसरा, मैंने 2008 में कुछ अपनी SIPs बंद कर दी थी। अच्छा। मैं डर गया था, जबकि मैं म्यूचुअल फंड में काम करता था। बताइए। और 21,000 से जब सेंसेक्स 8,500 दिखा, 65-70% दिखा, तो काफ़ी बड़ा करेक्शन था। उस यंग एज में डर बहुत लगा। और गलती से क्या हुआ, दो सिप्स मेरी स्टॉप नहीं हुई, रिजेक्ट कर दिया फंड हाउस ने। वो सिप चलती रही तो वो 2011 में रियलाइज़ हुआ कि कितनी बड़ी मिस्टेक थी। तो करेक्शन इंटेग्रल है, और अगर आपको अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखना है। जस्ट कि बाज़ार ऊपर नीचे हो गया है, ये भाव देख के प्लान मत चेंज करिए। प्लान चेंज होना चाहिए गोल बेस्ड, या आपका कुछ वो हुआ है। तीसरा, मैंने आपको बताया है कि जल्दी मत बेचिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ गया है, कोई बिजनेस, तो जितना बोरिंग है उतना अच्छा है, जितना एक्साइटिंग है, जो न्यू एज फैड्स हैं, जैसे 2018 में आपको याद होगा वो इलेक्ट्रोड मेकर्स HEG वगैरह चले थे। 2020 में हर कंपनी स्पेशलिटी केमिकल कंपनी थी, चाहे वो कुछ भी करे, वो स्पेशलिटी केमिकल थी। 2021 में सब कुछ डिजिटल हो रहा था, है ना। आप 50-60 का भाव दे रहे थे। मैंने भी बहुत सारी कंपनीज खरीदी, गलती करी। तो लेटेस्ट फैशन और फैड इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट जितनी बोरिंग होगी उतनी अच्छी है। सही है। एक चीज़ मुझे आपसे बात करते लग रहा है कि यू आर सच
एविड लर्नर ऑफ लाइफ, गलतियां कर रहे हैं, आप अभी भी गलतियां कर रहे हैं, एंड यू आर एक्नॉलेजिंग कि मेरे अभी से अभी भी गलती हुई, बट एक्चुअली इट्स सो इम्पोर्टेंट टू कीप ऑन लर्निंग एंड मूविंग ऑन। बिल्कुल, बहुत मजा आया सर। बहुत मजा आया मेरे बात मतलब करके। ऐसा लग रहा है कि बस ब्रदरली टॉक चल रहा है, एंड सो बिल्कुल। मच आई हैव लर्न फ्रॉम यू। लाइकवाइज। मैं सीरियसली एडवाइस करूंगा गाइस, जो लास्ट तक रुके हैं, पहले तो अपने आप को शाबाशी दीजिए कि लास्ट तक आपने वीडियो देखा है, और आप प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए, बिकॉज दिस इज़ रियल नॉलेज। नोट्स बनाइए, और मैंने सफ़ीर के साथ रिकॉर्ड किया था, तो मैंने सबको यही बोला था कि आप नोट्स बनाइए, ट्विटर पे नोट्स डालिए, टैग कीजिए इनको भी अच्छा लगेगा कि मैंने जो बोला है, शेयर किया है, लोगों ने एक्चुअल में उसको प्रैक्टिस करना चालू किया है। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए दोस्तों, और थैंक यू सो मच आने के लिए, थैंक यू। मज़ा आया।